नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात होगी, हाईटेक हो रहा है चोरों की, अनाज के काला कारोबारियों की, सूबे में बेखौफ हो रहे अपराधियों की भी बात होगी। साथ ही दरभंगा में मिली बेहोश लड़की की रहस्य को भी आज हम बताएंगे और दिखाएंगे कि कहां पर भगवान को शिकार बनाया चोरों ने। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। रांची पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक हाईटेक चोर गिरोह का मास्टरमाइंड। वो शख्स मोबाइल चोरी करने की बाकायदा ट्रेनिंग देता था और चोरी के बदले युवकों को मिलती थी पगार। पर चोर कितने भी चालाक क्यों ना हो, पहुंच जाते हैं आखिर अपने अंजाम तक, यानी कि सलाखों के पीछे। चोरी के बदले मिलती है पगार, दी जाती है चोरों को खास ट्रेनिंग, सिखाते हैं चोरी के हाईटेक गुण, चोर बनाने का नायाब कारखाना। क्या सुना है आपने कभी कि नौकरी देने की तर्ज पर बाकायदा चोरों को किया जाता है भर्ती? काम के आधार पर हर महीने दी जाती है तनख्वाह। इतना ही नहीं, कौशल बढ़ाने के लिए दी जाती है खास तरह की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाते हैं चोरी करने के हाईटेक और लेटेस्ट तरीके। जी हां, ये सनसनीखेज खुलासा हुआ तब जब रांची पुलिस ने शक के आधार पर 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनसे पूछताछ के दौरान इन सारी सनसनीखेज बातों का पता चला। दरअसल पुलिस को रांची के सुखदेव नगर में मोबाइल चोरों के गिरोह के बारे में गुप्त सूचना मिली। खबर थी कि गिरोह के सारे सदस्य राजधानी के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर मोबाइल की चोरी करते हैं। जिस शहर से वो मोबाइल चुराते हैं उसे कभी भी उस शहर में नहीं बेचा करते। चोरी करने के बाद मोबाइल को अपने नेटवर्क के जरिए हमेशा राज्य के दूसरे जिलों में भेज दिया करते हैं, जहां उसे बेचा जाता है। इस काम के बदले चोरी करने वाले हर एक सदस्य को उसके काम के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। पुलिस ने जब इस गिरोह के मुखिया समेत 4 सदस्यों को पकड़ा तो कई और हैरान कर देने वाले खुलासे भी इस गिरोह ने किए। इसमें मोबाइल चोर जो हैं पकड़े गए हैं। सुखदेव नगर थाना से मोबाइल चोरों के ऊपर जो है वो अभियान चलाया जा रहा था। उसमें जो है ये पकड़ा गया है। उसमें 14 सिम के साथ जो है मोबाइल बरामद हुए हैं। अब जो जैसे देख रहे हैं सब हाई एंड मोबाइल है। ये लोग जो गिरोह करता है वो तीन पहाड़ का लोग सब है। उसमें जो सरगना है उसका नाम है अनिल महतो। वो जो है अपने साथ जो लड़के जो उसके साथ जो पकड़ाए हैं उसको जो है वो स्टाइपेंड पे रखता है। 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपया देता है और उससे जो है चोरी करवाता है। बाकायदा ट्रेनिंग करा के फिर चोरी करवाता है उनसे। गिरोह का सरगना अनिल महतो राजमहल जिले के 3 पहाड़ गांव का निवासी है। इस शातिर ने अपने काम को अंजाम देने के लिए बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्लानिंग कर रखी थी। सबसे पहले वो अपने गांव और आसपास के इलाकों में लड़कों को अपने जाल में फंसाता है गैंग में शामिल करने के लिए। वो उन्हें पगार देने का लालच देकर फंसाता है। गैंग में शामिल सदस्यों को वो मोबाइल चोरी करने की बारीकियां भी सिखाता था। उसने हमेशा अपने गैंग में गांव या फिर आसपास के इलाके के लड़कों को शामिल किया ताकि बात दूर तक ना फैले और वो उन सब पर नजर भी रख सके। अक्सर ये गिरोह मोबाइल चोरी की घटना को बाजार या हाट में अंजाम देता था। अगर गैंग का कोई सदस्य कभी पकड़ा जाता तो फौरन इलाका बदल देते और पकड़े गए लड़के की जगह नए लड़कों की भर्ती कर लेते। इतना ही नहीं, चोरी के दौरान गिरोह के 3-4 सदस्य हमेशा आसपास रहते ताकि पकड़े जाने पर अपनी साथी की पिटाई करते हुए बचा सकें। इसमें आते जाते रहते हैं लड़के इसके जो रहते हैं। जितने दिन रहा उतने दिन रहा। कुछ पकड़े जाते हैं तो फिर वो लोग हट जाते हैं गिरोह से। सबसे वो नया नया रिक्रूट करता है। वो अपने गांव से मोस्टली अपने गांव से रिक्रूट करता है। बेचता भी वही उधर ही है, 3 पहाड़ में। अच्छा, क्या इसका काम करने का तौर तरीका किस तरीके से? वो जो है हाट बाजार में ये लोग कराता है, पिक पॉकेट टाइप का है। अपने जहाँ गाँव है उसके अगल बगल के लोगों को ही लेके आता है, ये बोल के कि पैसा देगा। मतलब पूरा बाकायदा सैलरी वैलरी देता है, रहने खाने का जगह भी देता है।
गिरोह में 5 लोग जो है पकड़े गए हैं और प्लस कुछ बच्चे हैं। चोरों का गैंग बनाने के लिए बाकायदा नौकरी देकर गिरोह में शामिल करने का यह राजधानी का पहला मामला है। पुलिस ने चौकसी और सतर्कता से गिरोह के सरगना और 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अब चुनौती है शहर की गलियों में बेखौफ घूम रहे गैंग के बाकी सदस्यों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने की। आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। कालाबाजारी रोकने को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कड़े कानूनों की बात भी करती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है और किसानों की मेहनत का लाभ उनके बदले काला कारोबारियों के जेब में जा रहा है। आरा में जिलाधिकारी ने छापा मारकर कालाबाजारी के लिए रखे हजारों क्विंटल धान बरामद किया और 2 लोग पहुंच गए सलाखों के पीछे। अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार हमेशा योजनाएं बनाती है ताकि किसानों को उनका उचित हक मिल सके, लेकिन तमाम रोक लगाने की कोशिशों के बावजूद भी अनाज के काले कारोबारी कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला राजधानी पटना से महज 60 किलोमीटर की दूरी का है। आरा के उद्वंत नगर थाने से 200 मीटर की दूरी पर कालाबाजारी के लिए रखे गए हजारों क्विंटल धान के बोरे को जिलाधिकारी के नेतृत्व में जब्त किया गया। लगभग 10 ट्रक लोड धान है यहाँ पर और इस धान का कोई हम लोगों को स्रोत नहीं मिल पा रहा है, इसके कागजात नहीं है और जो जिस प्रांगण में ये रखा हुआ है उसमें जो लोग रहते हैं वो ताला बंद करके घर में भागे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं से क्रय करके लाया गया धान है और जिसको क्रय केंद्र के माध्यम से बेचने की कोशिश की जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि थाने से महज कुछ ही दूरी पर कालाबाजारी के लिए रखे गए हजारों क्विंटल अनाज की जानकारी थाने को कैसे नहीं हुई। रात के अंधेरे में ट्रकों से अनाज का उठाव होता है और पुलिस अनजान बनी रहती है। ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि कालाबाजारी को लेकर पुलिस कितनी सतर्क है। बहरहाल इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी की तलाश जारी है। अगर किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की बात डीएम कह रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से ये धान लाया गया था भोजपुर जिले में। बिल्कुल, ये अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा। 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है और लोग भी इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे और हम लोगों को 1-2 दिन में पूरा पता चल जाएगा कहाँ से लाया जाता था, क्या मोडस ऑपरेंडी था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। अगर इसमें कोई पदाधिकारी या क्रय केंद्र प्रभारी या कोई और लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भले ही सरकार किसानों की बेहतरी की बात करे, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों के कठिन श्रम का लाभ उन्हें नहीं बल्कि बिचौलियों और अनाज के काले कारोबारियों को मिलता है। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। और पटना में अपराधी एक बार फिर से हो गए हैं बेखौफ। दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं बेखौफ अपराधियों की। तो पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। कानून का डर हवा हो चुका है। खूनी खेल लगातार जारी है। पटना सिटी में एक ठेकेदार के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सूबे के नए मुखिया नीतीश कुमार बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं और सत्ता संभालते ही अफसरों को चेतावनी भरे लहजे में अपराध के ग्राफ को कम करने की बात भी कही ताकि सूबे में अमन चैन स्थापित हो सके। ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर जिले के डीएम और एसपी की यह संयुक्त जवाबदेही है और जहां कहीं भी कोई शिकायत मिलती है और अभी जो होली का अवसर है इन सभी चीज़ों पर एक एक बात पर हमने कहा और एक एक लोगों का परफॉर्मेंस उनके नीचे के ऑफिसर अगर ब्लॉक, अंचल और थाना ठीक से काम नहीं करता है
तो इसकी जवाबदेही डीएम और एसपी की है। उसको ठीक से काम करे, वो इंश्योर करे और लोगों की सेवा करे, और जो उनकी ड्यूटी है क्राइम कंट्रोल करने का, थाने पुलिस का, उस काम को देखें। और नागरिकों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, उनका दोहन नहीं होना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चाहे वो सांप्रदायिक तनाव का विषय हो, सामाजिक तनाव का विषय हो या भ्रष्टाचार का मसला हो, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति। एक तरफ तो सीएम अपराध को लेकर चेतावनी देते दिखे, लेकिन दूसरी तरफ राजधानी में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े पटना सिटी में ठेकेदार सुभाष चंद्रवंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों के अनुसार सुभाष अपने साइट पर निर्माण कार्य देखने पहुंचे थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुभाष कुमार जो है अपना फैक्ट्री साइट पे जा रहे थे, ठेकेदारी का काम करते थे। और वहाँ पे पीछे से किसी ने गोली मारा, क्यों मारा, क्या मारा, किसी से दुश्मनी तो था नहीं हम लोग। घटनास्थल पर बातचीत हुई, वहीं के आदमी ने फोन किया। तो ये अकेले जा रहे थे? अकेले जा रहे थे, रोज जाते हैं वहाँ। आज क्या हुआ था? आज सुबह जा रहे थे साइड पे। क्या किसी ने फोन किया था या कहीं जा रहे थे, कोई बात हुई? आगे में कुछ परिवार हमारे, वही लोगों ने फोन किया। क्या जानकारी दिया? हाँ, क्या जानकारी दी आपको? कि गोली मार दिया है किसी ने भैया। क्या मतलब क्या डिमांड, आपको कुछ मांग आप लोग का होगा? अब क्या हो गई उनकी? किन लोगों ने नामजद किया है किसी को? किसी पे डाउट आप लोग को? नहीं, कोई डाउट नहीं हमको किसी पर। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं हम? पुलिस प्रशासन अपना काम करे, सच्चाई उसको सामने आए। सूचना पर खाजे कला पुलिस की टीम भी पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामले के अनुसंधान की बात भी कही और हमेशा की तरह अपराधियों को पकड़ने का दावा भी किया। इस कारण का तो अभी पता नहीं चला है, आगे की कार्रवाई में पता चलेगा। किनकी हत्या की गई है और कहाँ पर हत्या हुई है? सुभाष प्रसाद खाने कला थाना अंतर घाघागंज। किस तरह ये जा रहे थे, कैसे हुआ वहाँ पर हत्या? नहीं, लोगों ने बताया कि ये कुछ ठेकेदारी का काम कराते, ठेकेदारी का काम कराते। जी जी। उसी दौरान किसी अज्ञात ने गोली मार दिया। इसमें कोई लोग नामजद वगैरह से कुछ नहीं? अभी तक तो नाम किसी का प्रकाश में नहीं आया है। घटना कारण का कुछ पता नहीं चल पाया अब तक? जी, घटना कारण अब तो आगे कार्रवाई से पता चलेगा। पुलिस के अधिकारी भले ही अपराध को लेकर लंबे चौड़े दावे करें, लेकिन हकीकत यह भी है कि सूबे में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना सिटी। और खबर है सासाराम से, जहां पर चोरों ने भगवान के घर सेंध लगाने में भी संकोच नहीं किया। जिस मंदिर की चौखट पर हजारों लोग मत्था टेककर मन्नतें मांगते थे, उसी पवित्र स्थान पर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने पहुंच गए चोर। अब पुलिस के सामने चुनौती है ऐसे नापाक इरादे वालों से भगवान को बचाने की। मंदिर से रातों रात भगवान गायब, सोने चांदी के जेवरात भी हुए गुम, भगवान के घर में करोड़ों की सेंध। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव मंदिर में रविवार रात चोरों ने धावा बोल दिया। करीब 150 साल पुराने इस मंदिर से 3 अष्टधातु समेत 14 चांदी के मुकुट और सोने चांदी के जेवरात भी चुरा लिए। चोरों ने राम, सीता, लक्ष्मण, राधा कृष्ण और भगवान शिव की बेशकीमती मूर्तियों पर हाथ साफ किए। बताया जाता है कि सारी मूर्तियां और सभी मुकुट मंदिर की स्थापना वर्ष में ही लगाए गए थे। साथ ही 11 किलो चांदी से बनी और 16 फुट ऊंची भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमा भी ले भागे। जानकारी के मुताबिक चोर मंदिर के पिछले दरवाजे से अंदर आए और करोड़ों की बेशकीमती मूर्तियां चोरी कर ली। चोरों ने भगवान के चरण पादुका तो को नहीं बख्शा। मंदिर 125 वर्ष से अधिक के बाद पहला बात। दूसरे में 8 मूर्ति, 5 जोन बात चल अचल
और 4 गो लेके वो चरण पादुका सहित उत्सव मूर्ति इतना चोरी हो गई बा जेकर आकलन तो उतना दिन पहले के आकलन तो करोड़ों अरबों में हो सकेला, ओकर आकलन हम कैसे कर सकेला। ई हमरा पर दादा स्वर्गीय जानकी पांडे के स्थापित कइल बा, वही घड़ी से लगातार आज तक पूजा पाठ। मंदिर में चोरी की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां अष्टधातु से बनी थी। राधा कृष्ण और भगवान शिव की मूर्तियां बेशकीमती पत्थरों की बनी थी। उनके मुताबिक चोरी गई मूर्तियों की कीमत बाजार में 1 करोड़ से अधिक की होगी। असल मूर्ति राधा कृष्ण का गायब है, जिसकी लंबाई जो है 2 फीट ऊंचाई है और अष्टधातु की मूर्ति है, तो उसकी लागत तो असीमित है। राधा कृष्ण नहीं, राम, जानकी और लक्ष्मण का तीनों मूर्ति गायब है, जो कि अचल है। और नीचे में 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनमें लक्ष्मण का मूर्ति गायब है। टोटल कितनी मूर्तियाँ गायब हैं? टोटल 5, 3, 8 हो गया। 8 मूर्तियाँ। 3 चल मूर्ति और 5 अचल मूर्ति। कितने मुकुट? और मुकुट तो आपका 14 पीस है, 14 नग। क्या माना जाए कि करोड़ों का? हाँ, इससे ऊपर कहिए। चोरी की खबर मिलते ही डीएसपी की अगुवाई में नोखा थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे मामले की जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एक पुलिस दल का गठन कर दिया गया है। चोरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कि मैंने मणिपुर गांव में मतलब मूर्ति चोरी हो गई है ना। सूचना मिलने पर हम मतलब जल्दी से पहुंचे। क्या मूर्ति, कितनी मूर्तियाँ चोरी गई हैं, कैसा कैसा मूर्तियाँ? तो मतलब यही एक तो शंकर भगवान के मंदिर से, मतलब यहाँ इस मंदिर में राधा कृष्ण का मूर्ति गायब है। फिर उधर से चल अचल मूर्तियाँ हैं, है ना। कुछ मतलब जो एक जगह स्थायी रूप से रख दिया गया, जिसको हम महिला डुला नहीं सकते हैं, है ना, वैसे कुछ मूर्तियाँ गायब है। टोटल कितनी मूर्तियाँ? एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता सकता हूँ, वो कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ मैं अभी। कितनी की होंगी, मतलब पुरानी मूर्तियाँ, अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं क्या? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मतलब कितना का होगा, कि इसका कॉस्ट क्या है। हाँ, अष्टधातु किस तरह की मूर्ति? हाँ, अष्टधातु का ही लग रहा है। कभी मंदिर के इसी गर्भगृह में स्थापित भगवान के दर्शन की खातिर भारी भीड़ जुटती थी। मंदिर में चोरी के बाद भगवान के भक्तों के बीच निराशा छाई है। पिछले 6 महीनों में सूबे के मंदिरों से 150 से ज्यादा मूर्तियां चोरों ने उड़ा ली। चोरों ने लोगों की आस्था पर हमला कर पुलिस को भी एक चुनौती दे डाली है। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है, चोरों को धर दबोचने की और मंदिर की खोई हुई रौनक फिर से वापस लौटाने की। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। और पुरवैया क्राइम स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। सोमवार को दरभंगा में डीएम आवास के पास लोग सख्ते में आ गए थे। वजह थी एक युवती का बेहोश अवस्था में मिलना। अब इस मामले में कोई खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये युवती अब होश में आ चुकी है। कौन है ये महिला, क्या था इसका प्लान, क्यों पहुंची थी ये डीएम आवास, इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है पुलिस। पेश है एक रिपोर्ट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती ये वही युवती है जिसे सोमवार को बेसुध हालत में दरभंगा डीएम आवास के पास से बरामद किया गया। उसके होश में आने का सबको बेसब्री से इंतजार था। सभी जानना भी चाहते थे कि आखिर उसकी ऐसी हालत किसने बनाई। बेहोशी की हालत में कौन उसे डीएम आवास के पास ऐसी हालत में फेंक कर भाग निकला। उसका ऐसा हाल आखिर क्यों किया गया। क्या सचमुच उसे जीन्स और शर्ट पहनने की सजा दी गई या फिर मामला कुछ और रहा। 24 घंटे बाद युवती को होश तो आया, लेकिन सवाल अभी भी सवाल बने हुए हैं। इन सवालों के इंतजार में बैठी मीडिया को पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला दे आईसीयू में जाने से मना कर दिया।
युवती भी मीडिया के सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं दिखी। हालांकि मीडिया से बातचीत में लड़की के पिता ने पुलिस के उस दावे को खारिज कर दिया कि लड़की की मानसिक हालत खराब है। मतलब जल्द दरभंगा चले जाएगी। अच्छा, यहाँ आए तो क्या पाए? यहाँ आए तो लड़की तो स्वस्थ देखें, अभी ठीक है लड़की। अच्छा, कहा जा रहा है कि लड़की को पहले भी इस तरह का आता था, बेहोश होती थी? नहीं, कभी नहीं, बेहोश नहीं होती थी। क्या बतलाई है? अभी बतलाई कहाँ, अभी उससे भेजे बातचीत हुई आपकी? कुछ नहीं बात हुआ, वो तो ले गई सिटी। अच्छा, इनके पास से 3-4 चिट्ठी भी मिला? ये तो मैं नहीं बता सकता। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों पुलिस लड़की की दिमागी हालत को खराब बता रही है? क्यों पुलिस बेहोशी की हालत और अस्त व्यस्त कपड़ों में मिली लड़की के पास किसी तरह की चिट्ठी मिलने से इनकार कर रही है, जबकि लड़की के पास फेंकी चिट्ठी में लड़कियों को जींस शर्ट ना पहनने की चेतावनी लिखी थी। पत्र में धमकी दी गई थी कि अगर लड़कियों ने जींस शर्ट पहनना बंद नहीं किया तो बिना कपड़ों के ऐसे ही लाश मिलेगी। किस वजह से पुलिस युवती के पास से चिट्ठी मिलने की बात को टाल रही है, जबकि चश्मदीदों का कहना है कि डीएम आवास के पास बेहोश लड़की के बगल में ऐसी चिट्ठियां पड़ी थीं। उसके बाद ये पता लगा यहाँ पे घटना घटी। क्या नाम है? आरती कुमार। एक ही लड़की है? क्या घटना हुई है? अभी ये तो पता नहीं सर घटना क्या। मोबाइल है लड़की के पास? नहीं, मोबाइल नहीं पता है। हॉस्पिटल में एक लड़की आई है, आपके ऑफिस की, आरती नाम है उसका। आप आइए यहाँ पे, हम यहाँ पर आए, देखा। डीएम आवास के पास बेहोशी की हालत में युवती को देखने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने बेसुध हालत में ही उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया। यहाँ आया तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसको राइस ट्यूब रहा तो होश में आ गया। चक्कर दे करके कोई भी गिरता है, प्री सिनकोप, सिनकोप, ये 3 कंडीशन में, एक हार्ट से होगा तो इमीडिएट फुरफुरा के उठ जाना चाहिए, दूसरा ब्रेन से होगा, चमकी होना चाहिए, नहीं हुआ, और तीसरा फंक्शनल होगा, फंक्शनल न्यूरोनल डिजॉर्डर, जिसमें दांत पर दांत बैठा रहेगा, पेशेंट बहुत देर तक बेहोश रहेगा, राइस ट्यूब डालेगा, होश में आ जाएगा। तो वो तो उस तरह से होश में आई है, टोटल फंक्शनल के स्टाइल से। वैसे टोटल जांच उसका कराया जा रहा है, एबीजी से लेकर के सीटी स्कैन तक थोड़ा पेशेंट होश में है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसको पूछने पर कि तुमको टेंशन, डिप्रेशन या साइकोसिस के बारे में, तो अभी कुछ वो बोल नहीं रहे कि इस तरह का हमें कोई दिक्कत है। और क्लिनिशियन उसका इलाज कर रहे हैं, डायलिसिस यूनिट में अभी भर्ती है, इधर खाली नहीं है बेड, आईसीयू में भर्ती है, होश में है, कोई ऐसा ये बात बताई कि वो कैसे पहुंची यहाँ तक? वो चीज़ कैसे बेहोश में पेशेंट कैसे वो कल बतला रही थी, जो कुछ लोग उसको गाड़ी पे खींचे। वो चीज़ हम नहीं। पुलिस को युवती के पास से मिले बैग और उसके नाम से पते की जानकारी मिल पाई। जानकारी के मुताबिक वो गिरिडीह के नौवाडी की रहने वाली है और दरभंगा में ओएसएस मार्केटिंग कंपनी में सेल्स गर्ल है। इसके बाद पुलिस ने कंपनी के प्रबंधक रवि कुमार को भी हिरासत में ले लिया। हालांकि प्रबंधक से युवती के संबंध में पूछताछ से कोई खुलासा नहीं हो पाया है। दरभंगा एसएसपी ने बताया कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान जारी है। दिन की घटना है, दिन में ही वो निकली है, जैसा कि पूछताछ में पता लग रहा है। अभी लड़की को होश नहीं आया है, उसको डीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। होश आने के बाद हम लोग मामले को क्लियर कर पाएंगे, उसका बयान लेके। ये भी कुछ पता चल रहा है कि लिखा हुआ था कि जींस पहनने के बाद यही अंजाम होता है, इस टाइप से कुछ? ये अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी हम लोग। सबको उम्मीद थी कि युवती के होश में आने के बाद ही पता चल सकेगा कि उसकी हालत आखिर किसने की, लेकिन अब ये उम्मीद भी फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है। ऐसे में सारी उम्मीदें जा टिकी हैं पुलिस की जांच पर। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन कानून के शिकंजे से ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।